गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना इनकम टैक्स के अंदर बेटा इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दो हेड्स अपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में जो थर्ड हेड है वह है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उस हेड के अंदर बेटा एक अपना टॉपिक है वो अलग से दे रखा है बुक के अंदर, डेप्रिसिएशन एंड अदर रिबेट्स। देखिए, जो डेप्रिसिएशन होते हैं और जो रिबेट्स होती है यानी छूट वगैरह होती है, उसका जो मेन जो कनेक्शन होता है, जो रोल होता है, वो बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए इस बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए जो भी अलाउेबल डेप्रिसिएशन है या अदर जो रिबेट्स है जो उस बिजनेस से रिलेटेड और बिजनेस में मिलनी चाहिए, वो बड़ा रिबेट्स और डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है वो अपना अलग कर रखे। जो डेप्रिसिएशन होता है वो बड़ा किसी भी बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक अलाउेबल एक्सपेंसेस होता है, यानी डेप्रिसिएशन है उसकी जो रिबेट है यानी उसका जो डिडक्शन है वो बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करते समय एसएससी यानी करदाता को प्राप्त होती है। लेकिन इसके अंदर डेप्रिसिएशन की रिबेट लेने के लिए या अलाउेबल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेने के लिए या अदर रिबेट्स का बेनिफिट लेने के लिए इसके लिए कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले एसएससी को वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, उसके बाद में वो रिबेट यानी जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड और जो रिबेट अदर जो रिबेट्स हैं वो एसएससी को प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर अपन जो इसके अंदर स्टार्ट करेंगे वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन की छूट प्राप्त करने के लिए किसी भी एसएससी को कौन कौन सी कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की रिबेट के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, सबसे पहले बेटा अपन वो देखेंगे। इसमें देखिए बेटा इसके अंदर है डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 32, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम कैलकुलेट करते समय जो डेप्रिसिएशन है उसको अलाउड एक्सपेंसेस माना गया है, और जो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 32 है वो इसको अलाउड एक्सपेंसेस के लिए मानता है। बट फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। यदि आप डेप्रिसिएशन का रिबेट लेने चाहते हो यानी डेप्रिसिएशन का डिडक्शन लेना चाहते हो अपनी इनकम टैक्स के अंदर इनकम कैलकुलेट करने के लिए या टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है उसको अपने को सेटिस्फाई करना पड़ता है। इसके अंदर बड़ा जो फर्स्ट कंडीशन है वो ए पॉइंट के अंदर अपना दे रखा है, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ एसेट्स ऑल और पार्शियल। यानी जिस एसेट्स का डेप्रिसिएशन बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम के अंदर यदि अपन अलाउ कर रहे हैं तो वो एसेट्स है उसका जो एसएससी है उस ओनर होना चाहिए, और वो ओनर है वो पूरी प्रॉपर्टी का या आधी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट का कुछ परसेंटेज के अंदर उसके अंदर ओनर हो सकता है, लेकिन ओनरशिप होना उसके अंदर कंपलसरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरी प्रॉपर्टी का ओनर हो, पूरा पार्ट है उसका 100% के लिए ओनर हो, उसका 100% या उसके कुछ पार्ट के लिए वो ओनर हो सकता है। सेकंड इसके अंदर है एसेट्स मस्ट बी यूज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी उस एसेट्स का जो यूज है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर होना चाहिए। यदि एसएससी के द्वारा किसी भी एसेट्स को यदि पर्सनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है यानी उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर यूज नहीं होता है, तो उस स्थिति के अंदर उसको डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक एसएससी के पास बड़ा मोटर कार है, अब वो मोटर कार है उसका ओनली पर्सनल पर्पज के अंदर यूज करता है, तो उसका डेप्रिसिएशन है वो बिजनेस की इनकम में से नहीं मिलेगा। यदि एसएससी है यदि उसका 100% बिजनेस पर्पज के लिए यूज करता है तो उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। यदि उस मोटर कार का यूज है पार्शियल फॉर बिजनेस पर्पज या पार्शियल फॉर पर्सनल पर्पज यूज किया जाता है तो जितना परसेंट उसने बिजनेस में यूज किया उतना डिडक्शन मिलेगा। तो इसलिए इसके अंदर दो कंडीशन है। सबसे पहले वो देखनी होती है कि जो एसएससी है उसका ओनर होना चाहिए पूरी प्रॉपर्टी का या आदि का, जितनी भी एसेट्स का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको डेप्रिसिएशन मिलेगा का डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद में सेकंड है इसके अंदर जो एसएससी जिसको डिडक्शन मिल रहा है डेप्रिसिएशन का, वो एसेट है जो संपत्ति है उसका जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर यूज होना चाहिए, उसी कंडीशन में डेप्रिसिएशन अलाउड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा ये दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी होती है। उसके बाद इसका एक नोट है बड़ा इसके अंदर, डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ WDV, यानी जो डेप्रिसिएशन का जो डिडक्शन मिलता है वो WDV पर मिलता है, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर ही डिडक्शन दिया जाता है। यदि
उस एसेट्स को अगर आपने परचेज किया है तो WDV का मतलब बेटा आप जानते हो ना, WDV का मतलब इसके अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी उस एसेट्स का जिसको आपने यूज किया है उसका WDV अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और WDV निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा WDV इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कॉस्ट पे से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इसके अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू कहलाती है। जैसे आपके 11th क्लास के अंदर बड़ा एक चैप्टर भी था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, अगर आपने पढ़ा है ध्यान है तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन लगाने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर दो मेन जो मेथड्स हैं वो पहला तो अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और सेकंड इसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर बड़ा ये होता है, जैसे कोई एसेट्स आपने परचेज की, उसकी कॉस्ट है कितनी 1 लाख रुपए, उस पर अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 10%, है ना, तो डेप्रिसिएशन हो गया 10,000 हो गया 10% के अकॉर्डिंग 90,000। अब सेकंड ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा इस 9,000 आएगा, 90,000 को लगेगा तो इसकी WDV बचेगी 81,000। ये तो बड़ा WDV मेथड होता है। इसके आगे लिख रखा है SLM, SLM इज नॉट अलाउड, स्ट्रेट लाइन मेथड इज नॉट अलाउड, यानी यदि आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड से यदि डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो वो डेप्रिसिएशन की रिबेट आपको नहीं मिलेगी। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब बेटा कि अपन जैसे डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, इसका फर्स्ट साल का डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कितना आएगा 10,000, 90,000 हो गया। इस सेकेंड ईयर में भी जो डेप्रिसिएशन का उसका रिबेट मिलेगा वो 10,000 मिलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। लेकिन यह मेथड है अपने इनकम टैक्स के अंदर अलाउड नहीं है। जो डेप्रिसिएशन है वो कौन से बेसिस पर लगता है बेटा, इसके अंदर WDV बेसिस के ऊपर लगता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा इसके अंदर है, ये 3 पॉइंट अपने को ध्यान रखने। पहली चीज तो इसके अंदर ये बेटा SSC ओनर है या नहीं, ये तो थोड़े से बड़ा टेक्निकल केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये चीज होती है कि एसेट्स उसके अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर यूज हो रही है और उसका जो SSC है वो उसका ओनर है, वो पूरी प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, उसके कुछ पार्ट का हो सकता है, इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को ये बेसिक पॉइंट्स हैं वो अपने को ध्यान में। उसके बाद में WDV के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाना है। WDV कैलकुलेट करना बेटा मैंने बता दिया कि WDV आपको किससे कैलकुलेट करना है। वैसे आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपको WDV कैलकुलेट करना आता ही है। इसके अंदर जिसमें से कॉस्ट में से यदि डेप्रिसिएशन लेस कर दे तो वो अपना क्या बचता है, इसके अंदर WDV बचता है। उसके बाद में बेटा ये 3 पॉइंट अपने को स्पेसिफिक ध्यान रखने हैं। इफ परचेज and put to use more than 180 days, then depreciation allowed at full rate, ठीक है। मतलब बेटा इसका क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहता है वो अपन देखते हैं। यदि आपने किसी एसेट्स को परचेज किया और उसी डेट को अगर आपने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, देखिए हमेशा जो डेप्रिसिएशन है बेटा वो परचेज की डेट से नहीं लगता है इनकम टैक्स के अंदर, ये ध्यान रखना आपको। डेप्रिसिएशन ऑलवेज पुट टू यूज, यानी उस एसेट्स को आपने यूज करना कब स्टार्ट किया उस डेट को अपन कंसीडर करके डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इसमें, ठीक है। यानी जो डेप्रिसिएशन जो लगाया जाता है एसेट्स के ऊपर वो डेप्रिसिएशन उसके पुट टू यूज की जो डेट है उसको देख के उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। यदि आपने परचेज किया और पुट टू यूज ये मान के चलते हैं तो ये सेम डेट है, ठीक है। यदि वो पूरे साल के अंदर 180 दिन से ज्यादा है तो आपको पूरी साल का डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। फुल रेट से मतलब यदि उस एसेट्स के ऊपर 10% रेट है तो उसकी कॉस्ट के ऊपर 10% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली तो क्या होता है बेटा कि अपन उसके मंथ कंसीडर करते हैं, जैसे किसी एसेट्स को खरीदे हुए 8 मंथ्स हुए तो अपन 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज करते हैं। यदि उसको 10 मंथ्स परचेज किए हुए तो परचेज के अकॉर्डिंग 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यदि पूरे साल अपन ने उसको यूज किया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाते हैं।
लेकिन इसके अंदर बड़ा कंडीशन ये है कि यदि आपने उसको 180 डेज से ज़्यादा यूज किया है, तो मोर देन है, तो उस कंडीशन के अंदर अपने को कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 100% यानी फुल रेट से चार्ज करना है। इसके बाद में इसके अंदर सेकंड इसका पार्ट आता है, इफ परचेज एंड पुट टू यूज लेस देन और 180 days, then depreciation allowed at हाफ रेट। ठीक है, यदि बेटा आपने उस एसेट्स को, है ना, प्रीवियस ईयर के अंदर यानी गत वर्ष के अंदर यदि आपने 180 डेज यानी 180 दिन या 180 दिन से कम यूज किया है या परचेज किए हुए आपको टाइम हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस रेट से लगेगा, हाफ रेट से लगेगा। यदि डेप्रिसिएशन की रेट बेटा 10% है तो इसके अंदर रेट कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर बड़ा थोड़ा सा बच्चों के कंफ्यूजन रहता है कि फुल रेट, हाफ रेट, 180 डेज, इसका मतलब क्या है। इसका देखिए 180 डेज है, ये डेज इसलिए है कि इनकम टैक्स के अंदर प्रत्येक मंथ के अंदर कितने डेज मानते हैं बेटा, 30 डेज, है ना। और यदि अपन 30 डेज को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये होते हैं 360 डेज, 360, और इसका आधा होता है वो होता है 180 डेज। तो अपना जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, आपके अकॉर्डिंग बता देता हूँ, 2019 से, और 31 मार्च 2020, ये अपना प्रीवियस ईयर है, ये ध्यान रखना। अब इसके अपन डिवाइडेशन करते हैं, यानी इसका 6 मंथ का पार्ट कर लेते हैं ना। तो यदि आपने इस वाले पॉइंट के अंदर, मतलब ये तो फर्स्ट पॉइंट अपना, इसके अंदर बड़ा, इसका मतलब है यदि आप अप टू 30 सितंबर, यदि आप 30 सितंबर तक किसी एसेट्स को परचेज कर लेते हो, चाहे वो एसेट आपने अप्रैल में परचेज किए, चाहे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक अगर आपने परचेज किया है, तो उस कंडीशन के अंदर, है ना, आपको जो डेप्रिसिएशन का जो डिडक्शन मिलेगा वो कब, कितने का मिलेगा बेटा, वो डिडक्शन मिलेगा इसके अंदर आपको 100%। यानी आपने सितंबर तक यदि आपने परचेज किया है, किस मंथ में किया है वो अपने को मतलब नहीं है इसमें। अपने को तो ये ध्यान रखना है कि यदि आप 30 सितंबर से पहले कभी भी किसी एसेट्स को यदि परचेज कर लेते हो, 30 सितंबर से पहले कभी भी आपने किसी एसेट्स को परचेज किया है, पुट टू यूज किया है, यदि काम में लेना स्टार्ट किया है, तो उस कंडीशन में पूरी रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। यदि आपने 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के बीच में कभी भी एसेट्स को परचेज किया है, तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, तो इसका 180 डेज का मतलब बड़ा इतना ही है। ये पॉइंट ये कहता है कि यदि आपने मोर देन 180 डेज का मतलब है कि आपने 30 सितंबर से पहले कभी भी एसेट्स को परचेज किया है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन है उसका जो रेट है वो 100% लगाना है। यदि आपने उस एसेट्स को 30 सितंबर के बाद यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक कभी भी परचेज किया है, उस कंडीशन के अंदर आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। बस इसमें ये ध्यान में रखना पड़ा कि जो डेप्रिसिएशन अगर आप लगा रहे हो तो परचेज के साथ ये देखना है कि अपने को पुट टू यूज हुआ या नहीं हुआ, काम में लिया या नहीं लिया, है ना। यदि काम में नहीं लिया है तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, फिर पुट टू यूज की डेट के अकॉर्डिंग अपन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यदि क्वेश्चन में पुट टू यूज के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं बता रखा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसकी सेम डेट है वो पुट टू यूज अपन मान लेंगे। ठीक है, ये बड़े इसके दोनों पॉइंट हो गए 180 डेज वाला। यदि आप 30 सितंबर से पहले परचेज करते हो तो आपको 100%, यदि 30 सितंबर के बाद परचेज करते हो, पुट टू यूज करते हो, तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कि यदि आपने एसेट्स को परचेज कर लिया, थोड़ा ध्यान से सुनना, यदि आपने एसेट को परचेज किया लेकिन पुट टू यूज नहीं किया यदि प्रीवियस ईयर में, तो आपको कोई भी डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि आपने एसेट को परचेज किया लेकिन यदि आपने पुट टू यूज नहीं किया तो उसका डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यदि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के अंदर, अगले जो गत वर्ष के अंदर, यदि आपने उस एसेट्स को यूज किया है, चाहे आपने एक दिन यानी लास्ट जो डेज है, यानी जो लास्ट डे का मतलब 31 मार्च से नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर है उसको यदि आपने सिंगल 1 डेज के लिए भी यूज किया है तो उस कंडीशन के अंदर 100% डिप्रिसिएशन लगेगा। इसके अंदर अपन डेज की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। क्या बताया बेटा, इसके अंदर ये बताया मैंने कि जैसे ये प्रीवियस ईयर अपना है, अब मान लीजिए अपने इससे पीछे वाला प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से 18 से आ जाएगा ये 31 मार्च 2019। इसमें बेटा मैं ये बता रहा था कि अपना जैसे प्रीवियस ईयर है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 है, और इससे जो प्रीवियस ईयर है, पहले वाला जो ईयर है वो अपना है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31/3/2019। अब मान लीजिए किसी भी एसेट्स को, किसी भी संपत्ति को इस ईयर के अंदर परचेज किया, मतलब इस ईयर के अंदर परचेज किया लेकिन नॉट पुट टू यूज, यानी उसको काम में लेना स्टार्ट नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पीरियड के अंदर एसेट्स को परचेज तो किया अपन ने, लेकिन इसको पुट टू यूज अपन ने नहीं किया, यानी काम में लेना स्टार्ट नहीं किया, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यदि इसके जस्ट बाद वाला जो प्रीवियस ईयर है वो अपना है 19 to 20, इस ईयर के अंदर यदि मान लीजिए किसी भी डेट को 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक किसी भी डेट को यदि वो यूज करता है तो उस कंडीशन के अंदर उस पर 100% डेप्रिसिएशन चार्ज करना, जो भी उसकी रेट दे रखी है। जैसे 10% है तो उसका 10% लगाना है, 20% है तो 20% लगाना है। 100% का मतलब रेट का 100% है, वैसे 100% नहीं है, कभी पूरा 100% लगा के बैठ जाओ। ठीक है, इसमें तो अपना बड़ा फुल रेट, अपन इसको 100% की जगह से लिख सकते हैं फुल डेप्रिसिएशन लगेगा। यदि इसने इसको सिंगल डे भी यूज किया है तो भी, और यदि उसने पूरे साल यूज किया है तो भी उसके अंदर फुल रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो ये बड़ा इसके 3 पॉइंट है। यदि इसने फर्स्ट पॉइंट के अंदर अपना है कि 30 सितंबर से पहले कभी भी परचेज किया है, पूरी रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। 30 सितंबर के बाद 31 मार्च तक कभी भी परचेज करता और पुट टू यूज करता है, ये बात भी ध्यान रखना साथ में, तो इसके अंदर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। यदि उसने परचेज किया और पुट टू यूज नहीं किया, डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। लेकिन इसने यदि सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर, उसके बाद वाले ईयर के अंदर यदि उसको पुट टू यूज किया तो फुल रेट से डेप्रिसिएशन अपने को चार्ज करना है। ठीक है, तो ये इसके बड़ा डेप्रिसिएशन की बेसिक पॉइंट अपना। ये बड़ा इसकी बेसिक कंडीशन है डेप्रिसिएशन की। सबसे पहले डेप्रिसिएशन है वो बिजनेस का अलाउड एक्सपेंसेस माना जाएगा। ठीक है, इसका सेक्शन है वो 32 है, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करनी पड़ती है बेटा। पहली कि जो एसेसी है वो उस एसेट का ओनर होना चाहिए, है ना। यदि होल या पार्शियल जो भी है वो कंडीशन हो सकती है। एसेट्स है उसके बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर यूज होनी चाहिए, यानी जो बिजनेस एंड प्रोफेशन यदि उसको यूज कर रहा है तभी डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसके बाद में जो डेप्रिसिएशन है वो अपने को डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है वो WDV बेसिस पर करना है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है वो अपन डेप्रिसिएशन के लिए काम में नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका जो डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज करना है वो बड़ा प्रेस्क्राइब रेट है वो अपने को दे रखी है, उसी रेट से डेप्रिसिएशन अपने को लगाना है, जो अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन लगाते समय फुल रेट से, हाफ रेट से, जो भी रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है उसकी कंडीशंस है वो अपनी ये अकॉर्डिंग टू परचेज और पुट टू यूज के अकॉर्डिंग है, और परचेज और पुट टू यूज के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने को डेप्रिसिएशन है वो इसके ऊपर चार्ज करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा इसका बेसिक पार्ट है। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर
जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है जो अपने को इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है, उसी रेट से असेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। अलग अलग असेट है, बिल्डिंग है उसकी अलग रेट है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी में किसको शामिल करना है, कौन सी रेट से अपने को डेप्रिसिएशन लेना है, उसकी रेट अलग है। फर्नीचर फिक्चर्स है उसकी रेट बड़ा अलग है ना। इंटेंजिबल असेट्स है जिसके अंदर पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क वगैरह, कॉपीराइट, इनकी जो रेट है वो अलग दे रखी है। उस रेट के अकॉर्डिंग ही अपने को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करना होता है। तो ये बेटा अपना बेसिक तो इतना ही था। अब रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो इसके अपन नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में बेटा इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए ओके बेटा।